आइए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी शपथ। पीछे से आकर उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ धरा और मैं चौंक कर मुड़ी। एक पल के लिए मैं उसे देखती ही रही। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो हंसी। वाह जी वाह, हमने तो तुम्हारी पीठ देखकर ही तुम्हें पहचान लिया और तुम हमारा चेहरा देखकर भी नहीं पहचान पाई। ओह शुभ्रा, पर कितनी बदल गई हो तुम, मैंने कहा। वो क्या 20 वर्ष पूर्व की शुभ्रा थी। तब का गोलमोल आनंदी चेहरा लंबोतरा होकर और भी आकर्षक बन गया था। सुगर जूड़े में मंडित घने केश पाश की गरिमा क्षीण होने से ही संभवतः उन्हें काट छाँट कर यत्न से टीस कर दिया गया था। उन अधरों की स्वाभाविक लालिमा को मैंने बहुत निकट से देखा था। उन्हें निरंतर रंगकर ही क्या स्वामिनी ने ऐसा धूमिल बना दिया था। सूखे पपड़ी पड़े क्लांत अधरों पर अवसन्न स्मित की रेखा सहसा उज्ज्वल हो उठी। यहाँ बड़ी भीड़ है, चलना कार में चलकर बैठे। और मैं कुछ कहती इससे पूर्व ही वो मुझे अनेक कारों की पंक्ति में भी विशिष्ट रूप से चमकती अपनी काली लंबी गाड़ी में खींच ले गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू यहाँ मिल जाएगी। कार की हल्की रोशनी जलाकर वो मुझसे सट गई। अपनी क्षीण कटी के कौमार्य को वो निश्चय ही मुट्ठी में बांधकर सेकती आई थी, पर फिगर को जकड़े रहने पर भी संस्कृति जैसे उसकी पकड़ से छूटकर बहुत दूर छिटक गई थी। पट्टी से ब्लाउज पर बड़ी उदासीनता से पड़ा उसका पारदर्शी साड़ी का आंचल, उंगलियों पर हीरे की वर्तुलाकार जगमगाती अंगूठी से उज्जवल हो उठी निकोटीन के इतिहास की निर्लज्ज कालिमा, और आंखों के नीचे रात्रि जागरण से उभरी काली झाई जिसे उसका मस्कारा कौशल से भी छुपा नहीं सकता था। आखिरी बार कब मिले थे, उसने पूछा। 20 वर्ष पूर्व, मैंने कहा, जब तूने हमारी वार्डन को अपने अपूर्व अभिनय से पसीना पसीना कर दिया था। वो जोर से हंसी और उसी परिचित हास्यधारा ने हम दोनों के भूले बिसरे कैशोरे को खींचकर एक बार फिर सामने खड़ा कर दिया। शुभ्रा हमारे हॉस्टल की सबसे आनंदी लड़की थी। उसके परिहार रसिक चित्त ने उसे पूरे आश्रम का क्रेज बना दिया था। ऐसे ऐसे मजाक करेगी कि सब हंसते हंसते दोहरे हो जाएंगे, पर स्वयं ऐसी सूरत बनाए बैठ जाएगी जैसे कुछ जानती ही ना हो। उस 1 अप्रैल को पूरे छात्रावास में हवा की भांति ये समाचार फैल गया था कि सुंदर शुभ्रा को गर्दन तोड़ ज्वर हो गया है। 2 ही दिन पूर्व इस विषम ज्वर ने छात्रावास की एक प्रतिभाशालिनी छात्रा के प्राण लिए थे। प्राणांतक सिरदर्द में इधर उधर सिर पटकती जूठी दीही की भांति शुभ्रा भी तड़पती, सिर फेंकती, दम तोड़ने लगी थी। उसके उस परिहास का रहस्य सीमित था केवल हम दोनों तक। कैसी शोक जन्मजात अभिनेत्री थी वो। जब हम शांत जूथी दी के मृत्युशैया के पास विवश खड़ी सिसक रही थी, तब क्या वो अभागी 3 दिन बाद के अभिनय का मूक रिहर्सल कंठस्थ कर रही होगी। जब वार्डन उसके घर को तार करने भागी, तभी वो हंसती हंसती उठ बैठी थी। दूसरे ही दिन मैं अपने पिता की बीमारी का तार पाकर चली गई और फिर कभी उससे मिल नहीं पाई। बीच बीच में वो पत्र लिखती रही और उसके पत्रों की भी उसी की भांति बोटी बोटी फड़कती थी। उसी के एक पत्र ने मुझे उसके विवाह का समाचार भी दिया था। उसके समृद्ध प्रतिवेशी परिवार की बड़ी बहू कालिंदी ने ही विचित्र परिस्थितियों में उसे अपने उस छोटे देवर के लिए पसंद कर लिया था, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े परिवारों से रिश्ते चले आ रहे थे। अप्पा साहब की हवेली के अमरूदों की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, उसने लिखा था, किंतु उस बगिया के अमरूदों से मीठा उस गृह का छोटा पुत्र है। ये मैं खूब अच्छी तरह जानती थी, पर जिन अंगूरों को विवश होने के बाद भी खट्टा कहना पड़े, उन पर लगपकने की मूर्खता मैं भला क्यों करती। मैं जानती थी कि मैं एक अध्यापक की पुत्री हूँ। अप्पा साहब की बड़ी बहू कालिंदी थी, स्वयं एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या, और मंजली बहू के पिता थे चीफ जस्टिस। तब तू ही बता, मेरी क्या बिसात थी जो उस गृह की बहू बनने के सपने देखती। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मैं केवल अमरूद चुराने ही गई थी, उस गृह के पुत्र को चुराने की बदनीयत से नहीं। मैं जानती थी कि सास श्वशुर विहीन उस विराट साम्राज्य की एक छत्र स्वामिनी कालिंदी भाभी अत्यंत उग्र स्वभाव की हैं, और उन अलभ्य किसी किशोरी के से गुलाबी गालों वाले इलाहाबादी अमरूदों का एक एक बेटा उन्हीं के हाथों सवरा सजा है। यही नहीं, एक एक दाने पर उनकी सील लगी रहती है, और पकने पर अपने ही ऊंचे तबके के इष्ट मित्रों के यहाँ वो गिन गिन कर डालियाँ भेजती हैं, वो भी ऐसे जैसे अमरूद नहीं अशर्फियाँ लुट रही हों। सोमवार को वह नित्य 8 बजे अपनी देवरानी मालिनी को लेकर गृह के इष्ट शिव की पूजन करने जाती हैं। ये मैं जानती थी। माली घाट पर बेसुध पड़ा सो रहा था, ये भी मैंने अपनी खिड़की से देखा था। लाल गुलाबी फलों से लदे पेड़ की डाल मैंने पकड़कर खींची और मन भर के अमरूद खाए। आधा अमरूद कुतरती में अपने पैर में चुभ गए कांटे को निकाल ही रही थी कि कालिंदी भाभी अपने पति, दोनों देवर
और देवरानी के साथ कार से उतरकर सीधे मेरे सामने खड़ी हो गई। अब समझ में आया कि 10 नंबर के पेड़ के 17 दाने उस दिन कौन ले गया। यही बाबूराव मास्टर की भुखमरी कंगली रही होगी। मेरे जी में आया मैं उसी क्षण उस अहंकारी महिला के पट्टांबर परिधानों को चीरकर धज्जियां उड़ा दूं। ये ठीक था कि मेरे पिता अध्यापक थे, किंतु उन 3 सुदर्शन पुरुषों के सम्मुख मेरे दरिद्र कुल की ऐसी निर्लज्ज व्याख्या करने का उन्हें क्या अधिकार था। बता छोकरी, तू अमरूद चुराने यहाँ क्यों आई? कालिंदी भाभी तनकर खड़ी हो गई। क्योंकि ऐसे मीठे अमरूद और किसी की बगिया में नहीं है, मैंने कहा, और उनके रोबदार तमतमाए चेहरे को बड़ी अवज्ञा की दृष्टि से देखती मैं हंसने लगी। मेरे इस अभद्र प्रहार से बेचारी तिलमिला गई। मुझे मारने को ही शायद उनकी पुष्ट भुजा हवा में उठी थी कि पीछे खड़े उनके पति ने अपनी रुष्ट चामुंडा को थाम लिया। हाथ जाने भी दो कालिंदी, इतने अमरूद तो लगे हैं, एक आध खा भी लिया तो कौन सा अंधेर हो गया। मैं चुपचाप खिसक आई, पर पता नहीं कालिंदी भाभी ने कैसा शाप दिया कि उस रात को मुझे तेज ज्वर आ गया। 5वें दिन भी जब ज्वर नहीं उतरा तो पिताजी मुझे मौसी के पास बरेली पहुंचा आए। वहीं मुझे एक दिन कालिंदी भाभी का मधुर प्रस्ताव दूसरे सन्निपात ज्वर की बेहोशी में खींच ले गया। इसी 18 अप्रैल को मेरा विवाह है, तू आएगी ना? पर शुभ्रा के विवाह में मैं ना जा सकी। धीरे धीरे उसके पत्र भी आने बंद हो गए। श्वशुर गृह की प्रभुता के मद ने ही शायद उसे विस्मृति के अंधकारपूर्ण कक्ष में मूंद दिया था, और अचानक वो इतने वर्षों बाद यहाँ मिल गई। क्यों शुभ्रा? मैंने पूछा। अब भी 1 अप्रैल को अपने विलक्षण परिहास रसिक चित्त का परिचय ससुराल वालों को देती हो क्या? एकाएक उसका चेहरा फक पड़ गया। सकपकाकर उसने इधर उधर देखा, फिर जोर से हाथ पकड़ लिया। उन सुंदर आयत नैनों की सजल स्निग्धता सहसा 2 बूंद बनकर मेरे हाथों को भिगो गई। सबसे बड़ा मजाक मैं कर चुकी हूँ। अच्छा हुआ तू मिल गई, जल्दी जल्दी कह ही डालूँ। अच्युत आते होंगे और मेरे साथ में भी वही होंगी। फिर क्या वो मुझे बोलने देंगी? ऐसे मेरा मुंह ढाँप कर रख देंगी? पसीने से तर कांपती सफ़ेद हथेली से शुभ्रा ने बड़े ज़ोर से मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरा दम सा घुट गया। विवाह होते ही मैं समझ गई थी कि कालिंदी भाभी मुझे जानबूझकर ही मध्यम वर्गीय परिवार से इसलिए लाई थी जिससे मैं जीवन भर उनका रौब मानती रहूं। मातृहीन देवर को उन्होंने पुत्रवत पाला था। कहीं ऊंचे ग्रह की कन्या लाई थी तो कहीं मंझले देवर की ही भांति अपनी बहू के अंगूठे तले दवा मर्द बना, वो भी ना हाथ से निकल जाए। प्रत्येक वर्ष 2 माह की छुट्टियां हमें उन्हीं के साथ मनानी होती। यही नहीं, उनका आदेश अच्युत के लिए कानून की अमिट रेखा थी। संतान हीना कालिंदी भाभी का स्वभाव दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा था। उनका प्रत्येक वाक्य मुझे बार बार स्मरण दिलाता रहता कि आज जो मैं इतने बड़े अफसर की पत्नी हूँ, उसका श्रेय मेरे भाग्य को नहीं, स्वयं उन्हीं के औदार्य को है। 2 गज की दूरी पर मायका था, किंतु मुझे 10 वर्ष के पुत्र की माँ बनने पर भी इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि मैं अपने अंधे वृद्ध विधुर पिता के पास एक रात भी बिता लूँ। रात रात तक उनकी ब्रजलीला चलती और मुझे कई बार कॉफ़ी बनाने की हाँक लगती। कभी कभी तो सबकी उपस्थिति में वो मुझे बुरी तरह अपमानित कर देती। इतने साल हो गए शुभ्रा, पर ढंग से कांटा चम्मच पकड़ना भी नहीं सीख पाई। मैं मन ही मन उबल उठती। अपनी संपत्ति का लाख घमंड करें कालिंदी भाभी, घर की बहुओं में मेरा ही पलड़ा सबसे भारी था। भारी चुंबक की स्वाभाविकता से एक दिन मेरा ही पुत्र अप्पा साहब की संपत्ति को खींच लेगा। मालिनी भाभी की एक ही पुत्री थी, उसे भी पोलियो ने पंगु बना दिया था। वैसे इसी बीच कालिंदी भाभी एक और मूर्खता कर बैठी थी। जेठ जी के एक साले जिलाधीश थे। उन्होंने किसी अनाथालय में एक सुंदरी अनाथ बालिका देखकर कालिंदी भाभी को फ़ोन कर दिया था। तुमने कभी कहा था कि तुम किसी अनाथ बालिका को गोद लेना चाहती हो, क्या इस बच्ची को लेना चाहोगी? जेठ जी ने उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। पता नहीं किसकी लड़की है, विवाह के समय 50 समस्याएं खड़ी होंगी। फिर पराई संतान बटोरने की तुम्हें क्या पड़ी है? क्या शुभ्रा का बेटा, मालिनी की बेटी हमारी संतान नहीं है? किंतु कालिंदी भाभी का बढ़ता रक्तचाप ही उनका ब्रह्मास्त्र था। उसी के प्रयोग से उन्होंने अपनी उस बचकानी जिद को भी पूरा किया। लड़की वास्तव में सुंदर थी। भूरे बाल, बहुत गोरा रंग और मछली सी तिरछी आंखें। कुछ दिनों तक वो अपने परिचित परिवेश के पश्चात हमारे गृह के वैभव को देखकर सहम सी गई थी, पर फिर उसके स्वभाव की चंचलता स्पष्ट हो उठी। 4 ही दिन में कालिंदी भाभी ने उस पर जादू की छड़ी सी फेर दी। नए ढंग से कटे केश, एक से एक सुंदर फ्रॉक और शिफ्ट में वो अब पहचानी ही नहीं जाती थी। एक दिन अच्युत ने कालिंदी भाभी को छेड़ दिया, एकदम एंग्लो इंडियन लगती है तुम्हारी हीला। देख लेना भाभी, बड़ी होने पर एक दिन अप्पा साहब की सारी संपत्ति लेकर किसी दोगले इंजन ड्राइवर के साथ भाग जाएगी। भागेगी क्यों? गंभीर स्वर में भाभी ने कहा था। घर का सोना घर में ही रहेगा। अच्युत, इसे तुम्हारी बहू बनाने तो लाई हूँ।
छी भाभी, मैंने तड़प कर कहा था। ऐसा रिश्ता सुनने में भी पाप लगता है। चचेरे भाई बहन का विवाह होता है कहीं। कैसे भाई बहन, मूर्ख कहीं की, कालिंदी भाभी बोली। इसीलिए तो किसी अबोध लड़की को गोद नहीं लिया। ये खूब समझती है इस हवेली से उसके रक्त मांस का कोई रिश्ता नहीं है। फिर तो वो जैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। कभी अतुल से कहती, जा अपनी बहू से खेल। कभी कहती, शुभ्रा अपनी बहू को देख जरा, ठीक तेरी ही तरह अमरूद चुरा कर कुतर रही है। मैं मन ही मन बौखला उठती। ईला अभी से ही इतनी सुंदर थी, फिर भविष्य की उसकी सुलक्षणा स्वयं दूती के एक एक लक्षण मुझे सहमाने लगे थे। बचपन से ही ऐसी पक्की बातें सुनकर क्या यह संभव नहीं था कि पाल के पकाए गए पपीते की भांति मेरा अबोध पुत्र भी अकाल परिपक्व हो उठे। अतुल को अपनी सगी चचेरी बहन से कोई लगाव नहीं था, किंतु इला के बिना उसका एक पल भी जैसे सार्थक नहीं रहता। एक तो वो दुस्साहसी दस्यु कन्या पेड़ पर जंगली बिल्ली की ही फुर्ती से चढ़ सकती थी। उसके मित्रों के साथ क्रिकेट खेलती थी। लड़कों के प्रत्येक खेल में उसकी रुचि थी और लड़कियों के खेल से घोर अरुचि। व्हील चेयर पर अवश बैठी मालिनी भाभी की बेटी अंजना अपनी सुंदर गुड़िया का अतकोश देने पर भी जिसे अपनी सहेली नहीं बना पाई थी, वो मेरे बेटे की अत्यंग बाल सहचरी बन चुकी थी। एक दिन कालिंदी भाभी ने खाने की मेज़ पर मुझे फिर छेड़ा। छोटी, कभी कभी तो इला की शक्ल तुझसे इतनी मिलती है कि लगता है तेरी ही बेटी है। इस बार वो झूठ नहीं बोल रही थी। उस अज्ञात कुल की अवैध बालिका के चेहरे की मेरे चेहरे से सचमुच आश्चर्यजनक समानता थी। अपने बचपन की तस्वीरों से उसका मिलान कर मैं स्वयं दंग रह गई थी। उस 31 मार्च को प्रकृति भी मेरे परिहास योजना में स्वयं ही रस ले उठी। मुझे कालिंदी भाभी की व्यंग्योक्ति उसी क्षण उकसा उठी। क्यों ना अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनका मत्सर बाण उन्हीं की ओर मोड़ दूं। फिर उसी दिन मालिनी भाभी भी मुझे दोष दिला गई। क्यों नहीं शुभ्रा, पिछली 1 अप्रैल को हमें खूब रुला चुकी है, इस बार बड़ी भाभी को रुला दे तो हम भी जाने। पिछली 1 अप्रैल को मैंने मालिनी भाभी की माँ की बीमारी का झूठा तार भेज उन्हें बिस्तर बंधवा स्टेशन भी भेज दिया था। कालिंदी भाभी ने मुझे बाद में चीर कर धर दिया था। ये भी कैसा मजाक है छोटी। पर दोष मेरा नहीं था। रूप और वैभव के गर्व में फूली मालिनी भाभी इधर गैस के गुब्बारे सी पकड़ में ही नहीं आती थी। एक दिन बोली थी, हमें कभी कोई बुद्धू नहीं बना सकता। इतनी 1 अप्रैलें आई और गई, मजाल है जो किसी को कंधे पर हाथ भी धरने दिया हो हमने। बस तीसरे ही दिन मैंने उनके कंधे पर हाथ ही नहीं धरे, उन्हें झकझोर भी दिया। इसी से जब उन्होंने मुझे दोबारा ललकारा तो मैंने हंसकर कहा, अच्छा भाभी, इस बार भी मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। और इसी क्षण मेरे कौतूहल प्रिय मस्तिष्क में मेरी कुटिल योजना बिजली बनकर कौन गई। वर्षों से संचित हृदय की अव्यक्त कुढ़न प्रतिशोध लेने परिहास की बैसाखियां टेकती खड़ी हो गई। 1 अप्रैल की वो सुबह किसी किशोरी के अक्षत कौमार्य उज्ज्वल स्मित सी ही स्निग्ध थी। सोमवार को भाभी हम दोनों देवरानियों के साथ हवेली के शिवालय में जाती थीं। फिर उस दिन पार्थिव पूजन था। नहा धोकर 8 बजे तैयार रहने का आदेश हमें मिल चुका था। कभी हमारे ससुर के अंतरंग मित्र स्वयं जगत गुरु ने उस शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग की महिमा का इतिहास भी विशद था। कैसे उसके स्थापित होते ही अप्पा साहब को सट्टे में अप्रत्याशित लाभ हुआ था और गृह के 2 पुत्र एक साथ सिविल सर्विस में निकल आए थे। ये सब मैं सुन चुकी थी। गृह कलह के छोटे मोटे मुकदमे भी बम्बोले के उस अपूर्व न्यायालय में ही निपटाए जाते। शिवालय में ली गई झूठी शपथ तत्काल उस उग्र देवता का अभिशाप बनकर अभियुक्त के सर पर मत्त तांडव कर उठती। कालिंदी भाभी, आज मैं आपके साथ अकेली ही चलूंगी, मैंने कहा। क्यों भाभी गर्जी? मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है, मैंने कहा। कौन सी ऐसी बात है जो तुम मालिनी के सामने नहीं कह सकती? वैशाख का पहला सोमवार है, उसे भी चलना होगा। नहीं भाभी, अपने स्वर की दृढ़ता से मैं स्वयं ही चौंक उठी। वैशाख का पहला सोमवार है, इसी से चाहती हूँ कि आज की पुण्यतिथि में आपकी और भोलेनाथ की पावन उपस्थिति में मैं अपना पाप स्वीकार कर लूँ। मेरे अस्वाभाविक रुधे कंठस्वर की नम्रता ने भाभी को शायद उलझन में डाल दिया। मालिनी, उन्होंने मालिनी भाभी को बुलाकर कहा, आज तुम घर पर ही रहो। पार्थिव पूजन में शायद कुछ देर लगेगी। सोचती हूँ एक आवृत्ति रुद्र पाठ की भी करवा लूँ। कितनी देर तुम्हारी लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं। मैं प्रसाद आरती के लिए तुम्हें बुलवा लूँगी। मालिनी भाभी ने आश्चर्य से मुझे देखा और मेरी मूक दृष्टि को कौतुकपूर्ण चावनी से शायद समझ भी गई कि परिहास रंगमंच पर मेरे प्रहसन नाटक के अदृश्य सूत्रधार नटी अवतरित हो चुके हैं। शिवालय के शीतल फर्श पर 3 कुशासन बिछाकर पुजारी ब्रह्मदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, मजली बहू जी नहीं आई? उन्होंने पूछा। नहीं, उसे घर का काम सौंप आई हूँ, आरती के समय बुला लूँगी, भाभी बोली।
विधि विधान से हमने पूजन किया। गोबर, मिट्टी और चावल के 1100 नन्हे शिवलिंग को दुख धवल धार से सिक्त कर धरा पर लोट पोट कालिंदी भाभी क्या मांग रही हैं ये मैं जान गई थी। न जाने कितनी व्यर्थ औषधियों, शल्यक्रिया, गंडे तावीज़ों से लदा उनका फलहीन प्रौढ़ तरोवर सूखी और मुरझाई पीली पत्तियों के साथ साथ स्वयं भी सूखने लगा था। किंतु अपनी वयस के 45वें वर्ष में भी उन्होंने फल की आशा नहीं त्यागी थी। आरती के लिए मालिनी भी आकर न जाने कब हमारे पीछे बैठ गई थी। आरती हुई। पंडित जी ने अभिषेक की शीतल बूंदों से हमें भिगोया। फिर ऊँटों से विचित्र ध्वनि संगीत प्रस्तुत कर पूजन के लिए आवाहन कर निमंत्रित किए शिवजी को विदा दी। तो भाभी बोली, पंडित जी आप मंजली के साथ हवेली चल भोजन पाएं, हम दोनों थोड़ी देर में स्वयं ही आवृत्ति पाठ करके आ जाएंगी। मालिनी भाभी ने जोर से मुझे चिकोटी भरी, जैसे एक आवृत्ति पाठ की मिथ्या घोषणा के पीछे छिपा रहस्य समझ गई हूँ। चलते चलते भाभी की नज़र बचा मेरे कान के पास आकर फुसफुसा भी गई, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। उन दोनों के जाते ही कालिंदी भाभी मेरी ओर मुड़ी। क्यों, क्या कहना है तुझे छोटी? कुछ पलों के लिए मैं हवा में हिलती दीप शिखा को देखती ही रही। अगरबत्ती की सुगंधित अवसन्न धूम रेखा के बीच कैसा दिव्य सन्नाटा था। भव्य शिवलिंग पर लगा गोरोचन अगरू कुमकुम का तिलक और इधर उधर बिखरे शिव नामांकित हरे बिल्वपत्र मुझे सहसा अपनी अल्पज्ञता ढंकते उठी। ऐसे पवित्र देवालय में क्या मैं अपना ऊंचा परिहास कर पाऊंगी? जी मैं आया हंसकर सब कुछ उन्हें बतला दूं, पर दूसरे ही क्षण अपनी गर्वीली मजली जिठानी की चुनौती का स्मरण हो आया और मैं फिर तन गई। आपसे जो मैं भाई बहन के रिश्ते की बात कह रही थी वो एकदम सच है भाभी, मैंने कहा। कैसे सच हो सकती है छोटी? तू जानती है कि दोनों में रक्त मांस का कोई भी रिश्ता नहीं है। उनका स्वर मंदिर में धमामे सा गूंज गया। वही कहने तो यहाँ आई हूँ भाभी, ईला मेरी बेटी है। कालिंदी भाभी ने चौंक कर मुझे देखा। क्या तेरा दिमाग फिर गया है छोटी? ठीक कह रही हूँ भाभी, आपको याद होगा विवाह के 7 माह पूर्व मैं अचानक मौसी के पास बरेली चली गई थी। फिर वहीं एक अंधेरे बंद कमरे में मैंने ईला के जन्म की प्रतीक्षा की थी। ईश्वर की कृपा से समय से पूर्व ही उसके जन्म ने मुझे मुक्ति दे दी। आपको याद होगा मेरा घूंघट उठाते ही आपने कहा था, अरे तेरा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ गया? उफ, कितना बड़ा झूठ बोल गई थी मैं। परिस्थितियों को मैंने किस अपूर्व छलबल से तोड़ मरोड़ लिया था। फिर जैसे कोई चतुर्दस्यु लोहे की मोटी मोटी छड़ों के तोड़ मरोड़ भीतर घुसपैठ कर लेता है, वैसे ही मैंने 100 दलीलें पाकर भी कभी आश्वस्त न होने वाली भाभी के शक्की स्वभाव की अर्गला को लपक कर खोल दिया। विवाह से पूर्व सन्निपात ज्वर का आभास पाते ही पिताजी ने मुझे मौसी के पास बरेली भेजा अवश्य था, किंतु मेरी उस यात्रा के पीछे किसी कलंक की कालिमा नहीं थी। मौसी मिशन अस्पताल में डॉक्टर नहीं थी और मेरे पीले चेहरे के पीलेपन में कुछ मामी भाभियों द्वारा पोती गई हल्दी का कला कौशल था, कुछ सन्निपात ज्वर की रक्तहीनता। बेशरम, भाभी बोली। उनका रक्तचाप उनके गोरे चेहरे पर अबीर बनकर फैल गया। उसी आवारा से शादी क्यों नहीं कर ली तब? इस हवेली में आई किस दुस्साहस से? क्योंकि कैकई को मंत्रणा देती कुब्जा मंत्रा ही जैसे उछलकर मेरी जिह्वा पर बैठ गई। मैं उससे विवाह भी करती तो इसी हवेली में आना पड़ता। फिर मैं उससे विवाह कर भी नहीं सकती थी। क्यों? भाभी के प्रश्न की हिस्टेरिकल गूंज से मंदिर का घंटा भी हिल गया, क्योंकि उसका विवाह हो चुका था। उनके प्रश्न के तीव्र स्वर की मीण को मेरे उत्तर का कोमल गांधार इस बार पागल बना गया। किसी दुर्दान बालक द्वारा चढ़ाई गई कोकिल के से खींचे स्वर की कूं इस बार तीव्रतम हो उठी। किससे? उन्होंने सांस रोककर पूछा। आपसे, कहकर मैंने आंखें मूंद ली। उस सफ़ेद पड़े रोबदार चेहरे की क्षणिक दीनता देखकर मेरा दुस्साहस स्वयं ही दर्प से बुझ गया। जब आंखें खुली तो कालिंदी भाभी पागलों की भांति शून्य दृष्टि से मुझे घूर रही थी। मेरे प्रति जेठ जी का अनोखा लाड़, विवाह से पूर्व मुझे बचाने को थामी गई भाभी की भुजा, छुट्टियां बढ़ाने का दुलार भरा आग्रह और आज अचानक उनका जघन्य बन गया अपराध, मेरे अतुल के प्रति उनका अनन्य प्रेम, ये सब तथ्य मेरे पक्ष को सबल बनाने संभ्रांत परिवारों से आए शिष्ट गवाहों की भांति मुझे घेर कर खड़े हो गए। छोटी अथाह जलराशि में डूबती भाभी सहसा तिनका पा गई। मेरा हाथ अपनी गोरी गुदगुदी हथेली में थामकर उन्होंने शीतल सद्य अभिषिक्त शिवलिंग पर धर दिया। इनकी शपथ खाकर कह छोटी, ये सब सच है? मैं एक पल के लिए झिझकी। संस्कारशील चित्त ने हथेली हटाने की चेष्टा भी की, किंतु घाघ भाभी ने हाथ कसकर दाबा था। हाँ भाभी, सच है, मैंने कहा। उन्होंने फिर एक शब्द भी नहीं कहा। घर पहुंचते ही जेठ जी द्वार पर मिल गए। अरे छोटी, आज तुमने दोबारा चाय नहीं पिलाई तो तृप्ति ही नहीं हुई। बनाओ तो ज़रा एक प्याला बढ़िया चाय, उन्होंने हंसकर कहा।
कालिंदी भाभी उन्हें आग्नेय दृष्टि से भस्म करती भीतर चली गईं और फटाक से अपने पलंग पर लेट गईं। मैं स्टोव को जलाकर जेठ जी के लिए चाय बना ही रही थी कि हंसती हंसती मालिनी भाभी आ गईं। क्यों री छोटी, लगता है कुछ गहरा मजाक कर आई है। वाह भाई, मान गए तेरी बात, तूने बीरबल को भी हंसा दिया। चाय उबली भी नहीं थी कि जेठ जी भागते भागते आए। लगता है कालिंदी को रक्तचाप का बेढप दौरा पड़ गया है, वो तो एकदम बेहोश सी पड़ी है, आंखें ही नहीं खोलती। उनकी आंखें फिर सचमुच ही नहीं खुली। देखते ही देखते 3-4 डॉक्टर आए, उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। किसी आकस्मिक उत्तेजना से दिमाग की नली फट गई थी, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, या तो अब प्राण हरेगा या वानी। भगवान करे ऐसा ही हो, मैं मनाने लगी। मेरे कलमुहे घातक मजाक की देवतुल्य जेठ जी से भाभी कभी कोई कैफियत न मांग सकें। पर बिना किसी से कैफियत मांगे ही कालिंदी भाभी मन का समस्त अव्यक्त आक्रोश मन में ही लिए रात के ठीक 10 बजे चली गईं। ऐसी आकस्मिक मृत्यु के लिए मैं प्रस्तुत नहीं थी, पर सच पूछो तो वो गई नहीं है। तब से नित्य रात आधी रात मेरी छाती पर चढ़कर कहती हैं, तूने झूठी शपथ खाकर मुझसे मेरा पति छीना, अब तुझे भी पति का सुख नहीं भोगने दूंगी। जब जब अच्युत मेरे पास आते हैं वो साथ रहती हैं। वो देख, अब मैं कहाँ छिपूं, कहाँ। व्याकुल होकर वो मुझसे लिपट गई। मैं घबरा गई। अभी तक तो ये अच्छी भली थी, अब हजरतगंज के भीड़ भरे चौराहे पर कार में धर-धर कांपती मुझसे लिपटकर अपनी इस विचित्र संगनी को लेकर मैं कब तक बैठी रहूंगी। सहसा एक क्लांत कंठस्वर सुनकर मैं चौंक उठी। कितनी परेशान कर डालती हो तुम शुभ्रा। उसने शायद मुझे पहले नहीं देखा, फिर देखते ही नम्र स्वर में बोला, क्षमा कीजिएगा, असल में घंटे भर से मैं इन्हें ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया हूँ। मैं चलूँ शुभ्रा, मैंने कहा, पर वो तो जैसे काठ बन गई थी, कार के कांच पर खड़ी भावाहीन दृष्टि और कठोर मुख मुद्रा। मैं सहम कर उतर गई। चलिए आपको छोड़ दूं, उस सौम्याकृति प्रौढ़ ने कहा। नहीं, आप चिंता न करें, मैं रिक्शा कर लूँगी। पर वो कार को लॉक करके मेरे साथ साथ चलने लगा। आप शायद शुभ्रा को पहले से जानती हैं। जी हाँ, हम दोनों एक साथ पढ़ती थीं। क्या उसने आपको पहचान लिया? आप देख ही रही हैं, 4 साल से इसका यही हाल है। 4 वर्ष पूर्व हमारे गृह में एक अप्रिय घटना हो गई थी। 1 अप्रैल को यह न जाने कैसे मेरी बड़ी भाभी से कैसा मजाक कर बैठी। वो रक्तचाप की मरीज थी, हो सकता है उन्हीं के रोग ने उनके प्राण लिए हों, पर इसके मन में तो ये शैतान घुसा बैठा है कि इसी के मजाक ने उनके प्राण लिए हैं। देश विदेश घुमा लाया हूँ, एन ऑर्बर के स्टोर फ्रंट क्लिनिक तक ले जा चुका हूँ, जहाँ के मनोविज्ञान के धुरंधर पंडित कैसे कैसे विकट उन्माद रोगियों का साथ लेते हैं। वहाँ भी नूर मंजिल का नाम सुनते ही इसे लाया था। पर हर विशेषज्ञ उसी मजाक का सूत्र पकड़ना चाहता है। कैसा मजाक था, क्यों किया था, आदि आदि। मैं क्या बतला सकता हूँ? ना मुझे कुछ पता है, ना मालिनी भाभी को, और ये तो कुछ बतलाती नहीं। जब जब मुझे देखती है ऐसी ही काठ बन जाती है। आपसे तो कुछ नहीं कहा इसने। मैं चुप थी। अदृश्य शिवलिंग को साक्षी बनाकर क्या इस बार मुझे झूठी शपथ खानी होगी? एक बार उस मजाक का रहस्य उद्घाटन कर देने के बाद क्या यह संभव नहीं था कि कालिंदी भाभी का छोटा देवर भी उसी निर्मूल संदेह का शिकार बन जाए? नहीं, मैंने कहा, मुझसे तो उसने कुछ भी नहीं कहा। ओह धन्यवाद, मैं उसे जानता हूँ, वो कभी कुछ नहीं बताती। और बेचारा सर झुकाकर चला गया। फिर एक बार मैंने मुड़कर देखा, कार का द्वार खोलकर वो चालक की सीट पर बैठ गया था। उसे देखते ही पीछे बैठी शुभ्रा एक बार फिर काठ की बन गई थी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर ऐंठ दी हो। क्या पता कालिंदी भाभी की प्रेत छाया उसका मुंह दाबकर उसी क्षण भी उससे कह रही हूँ, तुझे पति सुख नहीं भोगने दूंगी शुभ्रा, तूने झूठी शपथ खाकर मेरा पति छीना है ना। तो ये थी शिवानी जी की कहानी शपथ। सुनने के लिए धन्यवाद।